जब से मैं टीचिंग कर रहा हूँ, मेरा मकसद ये है कि जब भी स्टूडेंट स्टडी करे तो उसको कंसेप्चुअल होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. रट्टालाइजेशन इज़ नॉट गुड फॉर ऑल स्टूडेंट्स, इवन फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू एंड योर फ्यूचर एज वेल. आज का हमारा टॉपिक स्टूडेंट्स मेजर्स ऑफ लिवरेज है. दैट इज़ वेरी टेक्निकल एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक. Before going in detail, I would like to discuss that what types of risks a business has. आपने अभी बीइंग अ बिजनेसमैन सोचना है कि एक बिजनेसमैन को जब वो बिजनेस कर रहा होता है तो उसको क्या क्या रिस्क्स नज़र आ रहे होते हैं, किन चीज़ों को वो ज़्यादा सोचता है, किन चीज़ों को वो ज़्यादा फोकस करता है. तो मेरे नज़दीक जब वो अपनी गुड्स प्रोडक्ट्स प्रिपेयर कर लेता है, बना लेता है, या अगर ट्रेडर है तो परचेज़ करता है, तो उसके लिए सबसे नेक्स्ट पॉइंट जो होता है वो ये सोच रहा होता है कि व्हाट विल बी द डिमांड फॉर माई प्रोडक्ट्स, फॉर माई गुड्स एंड सर्विसेज. तो मेरा कंपैटिटर क्या सोच रहा है, ओवरऑल इकोनॉमी कैसे चल रही है, वर्ल्ड इकोनॉमी कैसे चल रही है, हमारी कंट्री के अंदर पॉलिटिकल सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी क्या है, प्राइसेस क्या चार्ज कर रही हैं कस्टमर से. तो ये सारी चीज़ें जब वो सोच रहा होता है, इन सब चीज़ों को अगर हम कंबाइन करें तो ये उसके लिए एक सेल्स रिस्क क्रिएट हो रहा होता है. बेसिकली दिस इज़ कॉल्ड सेल्स रिस्क, कि प्रोडक्ट्स को बेचना कैसे है, किस कीमत पर बेचना है. ये सारी चीज़ें एक बिजनेसमैन को सोचने पर मजबूर कर रही होती हैं, और बिजनेसमैन के लिए इस चीज़ को हम सेल्स रिस्क बोल रहे हैं. सेल्स रिस्क से भी बड़ी स्टूडेंट्स एक चीज़ है कि उसने अपने फ़र्ज़ करने उसकी बिल्डिंग रेंट पे है, उसने एम्प्लॉयज़ की सैलरीज पे करनी है, उसकी मशीनरी की डेप्रिसिएशन कॉस्ट है. सेल्स रिस्क के बाद, बल्कि सेल्स रिस्क से बड़ा रिस्क जो एक बिजनेसमैन के लिए होता है, दैट इज़ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट रिस्क. यानी जो फिक्स्ड कॉस्ट है, जिसके अंदर बिल्डिंग का रेंट है, सैलरीज हैं एम्प्लॉयज़ की, डेप्रिसिएशन है, ये बड़े मेजर एक्सपेंसेस हैं जिसको वो डिले नहीं कर सकता. सेल्स रिस्क को इसलिए मैं लो लेवल पर रेट कर रहा हूँ कि सेल्स अगर इस मंथ पे आप नहीं कर सके तो नेक्स्ट मंथ कर लेंगे, लेकिन जो आपके फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसके बारे में आप ये नहीं कहते कि आप नेक्स्ट मंथ पे कर लेंगे, नेक्स्ट मंथ नहीं तो फिर उसके बाद अगले मंथ पे कर लेंगे. तो ये ज़्यादा बड़ा रिस्क है एक बिजनेसमैन के लिए. और थर्ड रिस्क, एक तो हमारे पास सेल्स रिस्क, दूसरा उसने अपनी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट पे करनी है, एंड द थर्ड वन इज फाइनेंशियल रिस्क. अगर आपने डेट लेकर अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, और डेट सर्विस कॉस्ट जिसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं, तो वो भी एक फिक्स्ड एक्सपेंस बन जाता है आपका, उसको भी क्योंकि बिजनेसमैन ने पे करना होता है. तो ये 3 तरह के मेजर रिस्क्स हैं एक बिजनेसमैन के लिए जो बिजनेसमैन फेस करता है, और आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि हाउ टू हैंडल दीज रिस्क, और इसको कैसे आपने टेक्निकली ऑब्जर्व करना है इन सारी चीज़ों को, और मैं आज आपको इसके बारे में इन डिटेल बताने जा रहा हूँ. ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा था कि हमारे पास 3 तरह के मेजर रिस्क हैं. फर्स्ट वन इज सेल्स रिस्क. It is the uncertainty associated with market demand for goods and services and the price received for it. वही बात मैं आपको बताइए कि जो मार्केट के हवाले से आप चीज़ें सोच रहे होते हैं, अपनी चीज़ों को बेचने के हवाले से आप सोच रहे होते हैं, उसके रेलिवेंट जो आपको रिस्क फील हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड सेल्स रिस्क. और दूसरा मैंने आपको बताया है ऑपरेटिंग रिस्क. जो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो कहाँ से बियर करेंगे. इट रेफर्स additional uncertainty about operating earnings caused by fixed operating cost. आपको पता है कि जो हमारी ऑपरेटिंग अर्निंग्स हैं, ये मैं इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा अभी. ऑपरेटिंग अर्निंग कास्ड बाय फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट फिक्स करने के बाद हमारे पास ऑपरेटिंग अर्निंग आती है. अगर फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली हमारे लिए प्रॉब्लम बनेगी. ये पॉइंट ज़रा ध्यान से स्टूडेंट्स आपको समझना है. The greater the portion of fixed cost to variable cost, the greater a firm's operating risk. हमारे पास एक फिक्स्ड
ऑपरेटिंग कॉस्ट है और एक वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो जब हमारे पास फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का पोर्शन ज़्यादा हो जाए एज कंपेयर टू वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो समझ लें बिजनेस के लिए जो ऑपरेटिंग रिस्क है वो बढ़ता जा रहा है। इसको हमने टेक्निकली, मैं आपको इनकम स्टेटमेंट में जाकर बड़ा डिटेल से भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर वो बताना ये चाह रहा है कि हमारी जब फिक्स कॉस्ट बढ़ती है एज कंपेयर टू वेरिएबल कॉस्ट, तो हमारे लिए जो ऑपरेटिंग रिस्क है दैट विल आल्सो इंक्रीज। सो वी विल कैलकुलेट विद डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। मतलब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऑपरेटिंग रिस्क को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? इट इज़ मेजर्ड बाय डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, DOL से हम इसको याद रखेंगे। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज फाइनेंशियल रिस्क। जैसे कि मैं आपसे बोल रहा था कि जब बिजनेस हम कर रहे होते हैं तो हम कैपिटल जो इंट्रोड्यूस करते हैं, हमारे पास फंड रेज करने के हमारे पास दो मेजर सोर्सेज हैं। एक तो ओनर्स अपने पैसे बिजनेस में ले आए, या फिर अगर आपके अपने पैसे कम पड़ रहे हैं तो आप डेट ले लेंगे, लोन ले लेंगे, और डेट की जो सर्विस है उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कॉस्ट हमें पे करनी है, तो वो भी हमारे पास एक फिक्स्ड कॉस्ट बनेगी, और इंटरेस्ट को पेमेंट करने का जो रिस्क है दैट विल बी फाइनेंशियल रिस्क। इट रेफर्स टू अनदर additional uncertainty that the firm's common stockholders must bear। डेफिनेटली जो कॉमन स्टॉक होल्डर्स हैं, इक्विटी स्टॉक होल्डर्स हैं, उन्हीं को ये एक्सपेंस बियर करना पड़ता है। व्हेन फर्म्स वाज फिक्स्ड कॉस्ट डेट फाइनेंसिंग, डेफिनेटली जो फिक्स कॉस्ट डेट है वो बढ़ेगा, तो आपके लिए क्या बनेगा? हमारी फाइनेंशियल रिस्क भी बढ़ेगी। व्हेन अ कंपनी फाइनेंस इट्स ऑपरेशंस विद डेट, ये जो आपकी ऑपरेशंस हैं उसको आप फाइनेंस कर रहे हैं किसके साथ? डेट के साथ। विद डेट इट इंक्रीजेस फिक्स्ड एक्सपेंस इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स। ये जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं बेसिकली दिस इज कॉल्ड डेट सर्विस। ओके, ये लिखा हुआ है जी, द ग्रेटर द proportion of debt in a firm's capital structure। capital structures mean the owner's equity and डेट, कि ओनर्स इक्विटी का पोर्शन कम होता जाए और डेट का पोर्शन बढ़ता जाए, द ग्रेटर द फर्म फाइनेंशियल रिस्क, डेफिनेटली रिस्क बढ़ेगा, क्योंकि लोन की आपने सर्विस करनी है, आपने उसका इंटरेस्ट भी पे करना होगा, और उसकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी आपने पे करनी है। तो हम फाइनेंशियल रिस्क को मेजर कैसे करेंगे? वी विल मेजर द फाइनेंशियल रिस्क विद द हेल्प ऑफ डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, DFL। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 3 मेजर रिस्क हैं। अभी हम लिवरेज की बात नहीं कर रहे, अभी मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि बिजनेस के सामने क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। बीइंग अ बिजनेसमैन आप सोच रहे हैं कि आपको सेल्स के बारे में सोचना पड़ता है, आपको फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट के बारे में सोचना पड़ता है, और आपको अगर आपने डेट लिया है तो उसकी सर्विस के बारे में सोचना पड़ता है। और अगर हम सेल्स रिस्क और ऑपरेटिंग रिस्क इन दोनों को कंबाइन कर लें, दैट विल बी आर बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क में आप फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट को भी सोच रहे होते हो और साथ ही साथ आप सेल्स के रेलिवेंट भी सोच रहे होते हो। इन दोनों को मर्ज करके ये आपके बिजनेस के रेलिवेंट बन जाती है चीज़। यही आपका ओवरऑल बिजनेस है जो कि आपने रन करना होता है। इसी को रन करके, बिजनेस को रन करके ही आपने अपनी फाइनेंशियल कॉस्ट को, जो आपका डेट सर्विस है, उसको पे करना होता है। तो मेजर आपका बिजनेस यही है, ऑपरेशंस एंड सेल्स। इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं जी? बिजनेस रिस्क। इट रेफर्स टू द इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस एज वेल एज द लेवल ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। वही बात मैं कर रहा था कि ये हमारे पास इकोनॉमिक कंडीशंस को और लेवल ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज दोनों को कंबाइन करके, इन दोनों को कंबाइन करके हम बोल रहे हैं कि ये हमारा ओवरऑल बिजनेस रिस्क है। बिजनेस रिस्क में जैसे कि हम बात कर रहे थे, अनसर्टेनिटी अबाउट डिमांड, आउटपुट प्राइसेस, आपकी जो कॉस्ट है वो आपने कहाँ से बियर करनी है, ये मेजर फैक्टर्स हैं जो कि बिजनेस रिस्क को
हमें शो कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो था एक इंट्रोडक्शन कि एक बिजनेसमैन के लिए जब वो बिजनेस कर रहा होता है तो हमें बिजनेसमैन की जगह पर बैठ के सोचना है कि उसको क्या क्या रिस्क फील हो रहे हैं, क्या क्या रिस्क उसको नज़र आ रहे हैं, और जो भी बिजनेसमैन रिस्क को मैनेज कर लेता है इन अ बेटर वे, ही विल बी द सक्सेसफुल बिजनेसमैन। ऐसे ही है स्टूडेंट्स? ओके, ऑल राइट स्टूडेंट्स, अब हम प्रॉपर अपने टॉपिक की तरफ वापस आ रहे हैं। लेवरेज। लेवरेज को देखिए, लिखा हुआ है द लेवरेज रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट अ फर्म हैज। यहां पर हम लेवरेज का वर्ड यूज कर रहे हैं वो फिक्स्ड कॉस्ट के लिए है। और फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी? हमारे पास यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट दो तरह की हैं, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड फिक्स्ड फाइनेंसिंग कॉस्ट। इन द लेटर के CFA लेवल 1 में जब भी हम बात करेंगे लेवरेज की, तो वो सिर्फ हम फिक्स्ड फाइनेंसिंग कॉस्ट की बात कर रहे होंगे, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात नहीं कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर चूंकि हमारा चैप्टर जो है वो कवर कर रहा है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड फिक्स्ड फाइनेंसिंग कॉस्ट एज वेल। लेवरेज रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ फर्म हैज। जो फर्म की फिक्स्ड कॉस्ट है उसको बेसिकली लेवरेज रेफर कर रही है, शो कर रही है। हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट आर द हाईएस्ट रिस्क फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एनी बिजनेस। जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि सेल्स रिस्क से बड़े रिस्क हैं ये दोनों, ऑपरेटिंग रिस्क एंड फाइनेंसिंग रिस्क। और इन दोनों को टेक्निकली अंडरस्टैंडिंग के लिए, इन दोनों को समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक इनकम स्टेटमेंट ड्रॉ किया है स्टूडेंट्स। इनकम स्टेटमेंट आप लोग सब पहले जानते हो अच्छी तरह से, लेकिन ये मैंने यहाँ पर इसलिए बनाई है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, फार्मूलाज को रट्टा लगाने की ज़रूरत ना पड़े। आप जस्ट इनकम स्टेटमेंट को ध्यान से अगर देख लेते हैं तो आपके फार्मूलाज वहाँ ही क्लियर हो जाते हैं। ओके, नंबर 1 स्टूडेंट्स, आई हैव रिटन ओवर हियर सेल्स। सेल्स में से हम वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हैं। आपने अगर CVP चैप्टर पढ़ा हो, CVP एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, तो उसमें हमने इस तरह के इनकम स्टेटमेंट बनाया करते थे। सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट अगर कर लें तो हमारे पास जो नेक्स्ट मार्जिन होगा दैट विल बी आवर कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन की बड़ी अहमियत है स्टूडेंट्स। लेस फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये हमारे पास अगर हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन से फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट लेस कर लेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा उसको हम बोलेंगे EBIT। EBIT मीन्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और इसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं। होपफुली ये सब चीज़ें आप लोग जानते हो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से जब हम इंटरेस्ट लेस करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास आंसर आएगा अर्निंग्स बिफोर टैक्स EBT। टैक्स इसमें से लेस करेंगे तो हमारे पास आंसर होगा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। PAT भी इसको बोलते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल, EAT भी इसको बोलते हैं, और इसको आप नेट इनकम आफ्टर टैक्स भी बोलते हो। नेट इनकम आफ्टर टैक्स में से हमने प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना होता है, और बाकी की जितनी भी अमाउंट होगी हमारे पास दैट विल बी अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर्स, जो ओरिजिनल में बिजनेस के मैनेजमेंट देख रहे हैं। ये इनकम स्टेटमेंट स्टूडेंट्स हमारे पास, मैंने यहाँ पर इसके दो पार्ट्स बनाए हैं, सेल से लेकर ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक। एक हमारे पास ये पार्ट है, यहाँ पर मैं शो कर लेता हूँ, सेल से लेकर दैट इज ओके, सेल से लेकर फ्रॉम सेल्स टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ओके, इसको थोड़ा डाउन कर लेते हैं जी, डबल 10। ओके, ये देखें जी हमारे पास सेल्स टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये हमारे पास जो एरिया है स्टूडेंट्स ये शो करेगा। इस एरियाज को फोकस करते हुए हम
डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट किया करेंगे, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, दिस वन, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। क्योंकि हमारे पास डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज में फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट को हमने कवर करना होता है, तो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये देखें आप यहाँ पर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट लेस करके और आप यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट कर चुके हैं। तो ये हमारा जो पार्ट होगा दैट इज़ टोटली रेलेवेंट टू डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, क्योंकि हमारे पास दो तरह के फिक्स्ड कॉस्ट है जिसको हम अपनी इनकम स्टेटमेंट में कवर करने जा रहे हैं। और अक्सर स्टूडेंट्स ये लोग सोच रहे होते हैं कि हमारे पास ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन और उसके बाद फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट में से लेस करके जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो हम ये वेरिएबल कॉस्ट हम सेल से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन और इसको EBIT को क्यों नहीं कंसीडर कर लेते। इसका आंसर मैं आगे जाके आपको डिटेल से देता हूँ। ओके, सेकेंड वन हमारे पास है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। तो स्टूडेंट्स इसका हमारे पास पार्ट होगा कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे EBIT से और हम जाएंगे ये हमारा EBT तक। ये हमारा बड़ा छोटा सा एक पोर्शन है जिसमें हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से चूँकि इंटरेस्ट को लेस करना है और इंटरेस्ट ही फाइनेंसिंग कॉस्ट को शो कर रही है, और ये हमारे पास अर्निंग बिफोर टैक्स है। ये दो मेजर पार्ट हैं जिसकी मदद से हम सारे के सारे फार्मूलाज प्रिपेयर करेंगे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का एंड डिग्री ऑफ फाइनेंसिंग लिवरेज एज वेल। अब ज़रा यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, इसको पढ़ लेते हैं। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इज डिफाइंड एज द परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसको हम EBIT बोल रहे हैं, दैट रिजल्ट फ्रॉम अ गिवन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज बड़ी इंटरेस्टिंग टेक्निक है स्टूडेंट्स। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मैं अपनी सेल्स को 5% से इंक्रीज़ करने जा रहा हूं तो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितने % बढ़ जाएगा, तो ये बेसिकली डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, इसकी मदद से हम फ़ौरन अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितने % से बढ़ेगा। लाइक जैसे मैं कह रहा हूँ हमारी सेल्स 5% इंक्रीज़ होने जा रही है, 5% हमारी सेल्स इंक्रीज़ होने जा रही है, तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना बढ़ेगा, यही चीज़ हम यहाँ पर बता रहे हैं। द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इज़ डिफाइंड एज द परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट दैट रिजल्ट्स फ्रॉम अ गिवन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। यानी हमारी सेल्स में जो चेंज आएगा उसकी वजह से हमारे पास जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें कितना चेंज आएगा, यही हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। इसीलिए मैंने इस एरिया को हाईलाइट किया है कि ये हमारा जो एरिया है, ये एरिया जनाब किसको शो कर रहा है, DOL, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज को शो कर रहा है। और दिस पार्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू EBT, ये देखें जी हमारे पास डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज इज डिफाइंड एज द परसेंटेज चेंज, ये देखें जी परसेंटेज चेंज इन EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स, इसको आप दोनों को कंसिडर कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। परसेंटेज चेंज इन अर्निंग बिफोर टैक्स दैट रिजल्ट फ्रॉम अ गिवन परसेंटेज चेंज इन EBIT। यहीं हम ये भी कोई पूछ सकता है कि हमारी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अगर 10% चेंज हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, तो हमारे पास अर्निंग बिफोर टैक्स EBT में कितने % चेंज आएगा। यानी डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज इन दोनों का रिलेशन बता रहा है, और डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज हमारी सेल्स और हमारी ऑपरेटिंग प्रॉफिट का रिलेशन बता रही है। इनकी मदद से फार्मूलाज प्रिपेयर होंगे, और अगर हम इन दोनों लिवरेज को इकट्ठा कर लें, इन दोनों को अगर आप इकट्ठा कर लें, दैट विल बिकम डिग्री ऑफ टोटल लिवरेज। डिग्री ऑफ टोटल लिवरेज इज एट्रीब्यूटेड एज द परसेंटेज चेंज इन अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स दैट रिजल्ट फ्रॉम अ गिवन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। डेफिनेटली जब हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो सेल से लेकर यहाँ तक, मतलब फिर आप क्या करेंगे,
फिर आप यहाँ सेल से कवरेज दे के फिर आप यहाँ तक आ जाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि ये हमारा शो कर रहा है इस चीज़ को, डिग्री ऑफ टोटल लेवरेज को शो करें। तो अब हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट में मैं आपको आपके साथ डिस्कस करूंगा फार्मूलाज ऑफ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज एंड डिग्री ऑफ फाइनेंसिंग लेवरेज। यहाँ तक इनकम स्टेटमेंट को आपने ध्यान से समझ लेना है। मैंने इसको दो पार्ट्स में तकसीम किया है। फर्स्ट वन इज़ फॉर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज एंड सेकंड वन वेरी लिटल पार्ट, दिस पार्ट इज़ फॉर डिग्री ऑफ फाइनेंसिंग लेवरेज। यहाँ पर चूंकि इंटरेस्ट है, फाइनेंस का ताल्लुक ही इंटरेस्ट के साथ है, दैट्स वाई उसमें हमारे पास इतना सा पोर्शन होगा और इसी को ही हम डिस्कस करेंगे इन माय नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमने पार्ट 1 में यहाँ तक कवर कर लिया था। मेजर्स ऑफ लेवरेज CFA लेवल 1 यहाँ तक हमने कवर किया था और होपफुली आपको ये समझ भी आ गया होगा। इनकम स्टेटमेंट को प्रॉपरली समझ लेना है आपने, क्योंकि इसी की मदद से अब हम वी आर गोइंग टू प्लान टू रीड आवर फार्मूलाज। ये हैं जी हमारे पास स्टूडेंट्स फार्मूलाज। सबसे पहले डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, ये मैंने 3 तरह के फार्मूलाज लिखे हैं, उसमें से जो भी आपके लिए हेल्पफुल हो और वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इन तीनों को टेक्निकली कनेक्ट भी करूँगा, ये एक ही चीज़ बन जाएंगे होपफुली इंशाल्लाह। कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये देखें जी स्टूडेंट्स, कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन मार्जिन दिस वन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिस वन। हमारा टारगेट क्या था? हमारा टारगेट डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज में फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट की कवरेज है। तो आप देखें फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट के बाद और फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट से पहले हमारे पास क्या है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और डिग्री ऑफ फाइनेंसिंग लेवरेज में हमारे पास किसको कवर करना है जी? इंटरेस्ट को। तो इंटरेस्ट से पहले क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड डिवाइडेड बाय EBT। ये दो फार्मूलाज बन गए स्टूडेंट। DOL का ये फार्मूला बन गया हमारे पास और DFL का ये फार्मूला बन गया हमारे पास। DOL में फिक्स्ड कॉस्ट की कवरेज देखनी होती है, कर लिया। तो फिक्स्ड कॉस्ट के बाद और उससे पहले जो आइटम है उसको ले लिया। DFL में हमने कवरेज देनी होती है इंटरेस्ट को, ये इंटरेस्ट, और इसमें इससे पहले और इसके बाद। तो ये दोनों फार्मूलाज इस तरह से आप याद रख सकते हो। होपफुली दोनों फार्मूलाज आपको इनकम स्टेटमेंट की मदद से समझ आ चुके होंगे और जब भी आपके सामने इनकम स्टेटमेंट होगी तो आप अच्छी तरह से फार्मूलाज को देख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद आप देखें कि ये हमारे दोनों फार्मूलाज हैं। कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइड बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय अर्निंग बिफोर टैक्स। दोनों फार्मूलाज दोनों अच्छी तरह से याद हो गए। ओके, अब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का फार्मूला है, इसमें हम देखते क्या हैं? परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अगर हमें परसेंटेज चेंज इन सेल्स का पता लग जाए, जो कि हम मोस्टली गिवन होती है, हम कहते हैं कि 10% हम अपनी सेल्स को चेंज करने जा रहे हैं, तो हमारी EBIT में कितने % चेंज आया होगा? सपोज करते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास DOL का आंसर है वो 6 है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल टू, हमें ये पता चलता है कि हमारे पास हम जो सेल्स को 10% से इंक्रीज करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू इंक्रीज आवर सेल्स बाय 10%, सो व्हाट विल बी द आंसर ओवर हियर?
व्हाट विल बी EBIT, कितने परसेंट EBIT में चेंज आएगा। तो स्टूडेंट्स मेरा ख्याल है इस फार्मूला को देखने के बाद बहुत आसान है कि आप परसेंटेज चेंज इन EBIT फाइंड करें। इसको आप उठा के इधर ले जाएं, 10 × 6 दैट विल बी 60%। तो EBIT में हमारे पास जो चेंज आएगा इन परसेंटेज दैट विल बी 60%। 60%। अंडरस्टैंड करके स्टूडेंट्स, अब आप देखें, सपोज हमारे पास परसेंटेज चेंज इन EBIT एंड परसेंटेज चेंज इन सेल्स दोनों अवेलेबल हैं। तो 60 डिवाइड बाई 10 कितना होता है? 6। तो हम DOL कैलकुलेट इन दोनों की मदद से भी कर सकते हैं। परसेंटेज चेंज इन EBIT इफ वी नो डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, डिवाइड करेंगे, वी विल गेट द आंसर दैट विल बी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। ये फार्मूला तो है ही है, लेकिन सेकंड वन, इस फार्मूला से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ओके, थर्ड वन फार्मूला 100% रिलेट करता है स्टूडेंट्स फर्स्ट वन फार्मूला से। अगर आपको याद हो तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैसे कैलकुलेट हुआ था? कंट्रीब्यूशन मार्जिन का फार्मूला होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो स्टूडेंट्स ये जो चीज़ लिखी है यहाँ पर Q × P - V, ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन ही तो है। Q क्या है जी? नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ सेल्स मल्टीप्लाई बाय क्या है? सेल्स प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो आप क्या करेंगे, जब आप इन दोनों को फर्ज कर लें मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद Q को वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दिया तो बाकी आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन ही बचता है। तो यहाँ पर भी देखो ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन ही है। यहाँ पे आप वर्किंग शो कर रहे हैं साथ प्रॉपरली, और अगर आप वर्किंग भी शो कर लेते हैं, आपके पास अगर डेटा इस तरह से अवेलेबल है कि नंबर ऑफ यूनिट्स दिए हुए हैं, हमारे पास सेल्स प्राइस पर यूनिट दी हुई है, हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है, तो हम इस तरह से भी कंट्रीब्यूशन मार्जिन लिख सकते हैं। होप यू गॉट माई पॉइंट। ओके, अब आप देखें कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइड बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आता है स्टूडेंट्स? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये देखिए हमारे पास इनकम स्टेटमेंट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये हमारे पास बेसिकली इतना हिस्सा किसको शो कर रहा है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन को शो कर रहा है। सेम है, ऊपर कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ये भी कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से जब हमने फिक्स्ड कॉस्ट को लेस कर लिया तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही आएगा। तो बेसिकली ये दोनों फार्मूला स्टूडेंट, दिस वन एंड दिस वन इज 100% सेम। और ये जो है ये उसकी ओरिजिनल डेफिनेशन से, DOL की डेफिनेशन से हमने इसको उठाया है। मैं आपको DOL की डेफिनेशन भी बता दूं ताकि आपको आइडिया हो कि देखें जी, DOL as the percentage change in operating profit that result from a given percentage change in sales और EBIT का कंपैरिजन है। तो ये देखें आप, सेल्स और EBIT का कंपैरिजन, ये जो बेसिकली फार्मूला है ये हमने उसकी डेफिनेशन से उठाया है। होपफुली आपको 100% डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का कंसेप्चुअली फार्मूला का पता चल गया है। मैंने आपको इनकम स्टेटमेंट की मदद से बता दिया, मैंने आपको प्रॉपर कंसेप्चुअली भी बता दिया। सेम इसी मेथड से ही डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज है स्टूडेंट्स कि EBIT डिवाइड बाई EBT है, ये परसेंटेज चेंज है दोनों की। और ये जो वाला हिस्सा है हमारे पास, ये वाला पार्ट जो है ये किसको शो कर रहा है? ये किसको शो कर रहा है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सेम दिस वन, यू कैन चेक, ये फार्मूला और ये फार्मूला कोई चेंज नहीं, ऐसे ही है जी। ओके, और आपको याद होगा जो EBT है, EBT के लिए स्टूडेंट्स हमें इंटरेस्ट भी लेस करना पड़ता है। तो ये देखें,
इतना पार्ट आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन, इसमें से माइनस किया फिक्स कॉस्ट तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा, इसमें से सी का मतलब है इंटरेस्ट कॉस्ट, फाइनेंसिंग कॉस्ट, इसको भी लेस किया तो हमारे पास ईबीटी आएगा। तो ये कंप्लीट पार्ट आपका दिस वन ये शो कर रहा है ईबीटी को। वेरी इंटरेस्टिंग फार्मूलाज। अगर आपने इनकम स्टेटमेंट मेरे साथ ध्यान से देखी है तो ये फार्मूलाज कैलकुलेट करना, इनको अंडरस्टैंड करना, इनको याद रखना बहुत आसान है। अब मैं मूव करता हूँ स्टूडेंट्स डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, डिग्री ऑफ टोटल लेवरेज, इन दोनों को कंबाइन करने जा रहा हूँ जी। मैं इन दोनों फार्मूलाज को कंबाइन करने जा रहा हूँ, दिस वन एंड दिस वन, क्योंकि इन दोनों को कंबाइन करके ही हम लोग टोटल लेवरेज पे पहुँचते हैं। तो combining a company's degree of operating leverage with its degree of financing leverage results in the degree of total leverage. It is a measure of sensitivity of net income after tax to change in number of units produced and sold. ये देखें जी, number of units produced मैंने लिख दिए हैं, अक्सर लोग यहाँ से परेशान ना हो जाएं, produced and sold, लेकिन वो दोनों इक्वल होने चाहिए। जितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं उतने ही सेल कर दी हैं सेम टाइम पीरियड के अंदर। तो यूनिट सोल्ड की, इसका मतलब हम सेल्स की ही बात कर रहे हैं। तो क्योंकि ये टोटल लेवरेज है तो इसका इफेक्ट क्या होगा, सेल से लेकर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो, परसेंटेज चेंज का इफेक्ट उतना ही होगा। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे वो आपको पॉइंट समझ आ जाएगा। वो आप ईबीटी भी ये मतलब यहाँ पर लिख सकते हो और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो क्योंकि ये टोटल है, अब आप देखें दोनों को कंबाइन कर रहे हैं जी। कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइड बाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईबीटी मल्टीप्लाई बाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाई ईबीटी। ये फार्मूला इधर से उठाया, वो फार्मूला इधर से उठाया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब दो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैंसिल करेंगे, बाकी क्या बचेगा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइड बाई ईबीटी। इसी तरह से ही ये मैंने इन दोनों फार्मूला से डिग्री ऑफ टोटल लेवरेज का फार्मूला बनाया है। इन दोनों से आप अलग से इधर बना सकते हो और इन दोनों से साथ भी आप अलग से फार्मूला जनरेट कर सकते हो। तो आप इसी को भी यूज़ कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, टोटल लेवरेज के लिए। तो ये थे जी हमारे फार्मूलाज। होपफुली फार्मूलाज के अंदर किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और अगर आप इस इनकम स्टेटमेंट को अपने सामने रखते हो तो फार्मूलाज का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सिर्फ याद करने के लिए मैंने आपको हिंट दिया था। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ लेवरेज ऑन रिटर्न ऑन इक्विटी, इम्पैक्ट ऑफ लेवरेज ऑन रिटर्न ऑन इक्विटी विद डेट एंड विदाउट डेट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको बड़े ध्यान से देखना है स्टूडेंट्स। ओके, ऑल राइट स्टूडेंट्स, इस इम्पैक्ट को, लेवरेज को समझने के लिए, लेवरेज इसको आप एक मैं वर्ड इसके लिए बोलने जा रहा हूँ। लेवरेज बेसिकली काम करता है मैग्नीफाई ग्लास की तरह। मैग्नीफाई ग्लास की तरह कैसे काम करता है कि ये अच्छी चीज़ को भी बड़ा कर देता है और अगर इसके सामने कोई बुरी चीज़ होगी तो उसको भी फैला देगा। यानी लेवरेज ये नहीं देख रहा होता कि अगर सेल्स बढ़ी है तो उस वक्त मैं इसको मैग्नीफाई करूँ, इसके रिटर्न को मैग्नीफाई करूँ, या लॉस हुआ है तो उसको भी मैग्नीफाई करते हैं। यानी अगर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है, अगर आपकी सेल्स बढ़ रही है, उसको उसके रिटर्न को मैग्नीफाई कर देगा, और अगर आपको लॉस हुआ है मतलब आपकी सेल्स डाउन हुई हैं तो उसके लॉस को भी मैग्नीफाई कर देगा। अब ये मैग्नीफाई का जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब है, इसको अंडरस्टैंड करना है मैं क्या कह रहा हूँ आपको। मैं बात कर रहा हूँ जी इम्पैक्ट ऑफ लेवरेज ऑन रिटर्न ऑन इक्विटी विदाउट डेट एंड विद डेट। यहाँ पर ये एक पार्शियल इनकम स्टेटमेंट है जिसके अंदर मैंने यहाँ पर डेट को कंसीडर नहीं किया। जैसे कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये मेरे पास बेस ईयर है या बेस इनकम स्टेटमेंट है, और इसको मैंने 30% कम किया है, 30% कम करके एक एनालिसिस किया और 30% प्लस करके एक एनालिसिस किया है। मतलब ये अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स EBIT से ले लिया, क्योंकि हमने बेसिकली लेवरेज जो फाइनेंशियल लेवरेज है
जो हमारे इंटरेस्ट है उसका इम्पैक्ट हम अब यहाँ पर देखना चाह रहे हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, ये 750,000 है, इसका 30% लिया तो उसका 30% जो भी होगा उसमें से माइनस करें तो 525,000 हमारे पास अमाउंट आएगी, और 30% ऐड करके 975,000 हमारे पास अमाउंट होगी। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर विदाउट डेट है तो इंटरेस्ट की अमाउंट ज़ीरो होगी। इसमें से हाँ IB से ये लेस किया इंटरेस्ट की अमाउंट जो कि ज़ीरो है, तो हमारे पास सेम अमाउंट आ जाएगी अर्निंग बिफोर टैक्स यानी EBT। ओके, 35% टैक्स रेट है, इसका 35% लिया तो हमारे पास ये अमाउंट है, इसमें से ये लेस कर दिया तो फाइनल हमारे पास आंसर आ गया दिस वन। ये है जी हमारे पास नेट इनकम आफ्टर टैक्स। रिटर्न ऑन इक्विटी का क्या फार्मूला स्टूडेंट्स? नेट इनकम डिवाइड बाय इक्विटी। अगर हम अपनी नेट इनकम को, ये हमारे पास इक्विटी है, हमारे पास शेयर होल्डर्स इक्विटी 3 मिलियन है, तो इसको 3 मिलियन से डिवाइड करें, इंटू 100 करें, यू विल गेट रिटर्न ऑन इक्विटी 11.38%। ओके, अब आप देखिए स्टूडेंट्स कि हमने ये जो हमारा बेस हमारी इनकम स्टेटमेंट है इसके साथ भी सेम यही कैलकुलेशंस की, तो यहाँ हमारे पास रिटर्न आ रहा है 16.25% एंड सेम कैलकुलेशन 21.13%। ये है जी विदाउट डेट। हमारे पास टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी है 3 मिलियन। अब मैं आपको थोड़ा सा इधर लेके चलता हूँ, यहाँ पर हमने विद डेट के साथ कैलकुलेशन किया। मैंने कहा था ना आपका रिटर्न ऑन इक्विटी मैग्नीफाई हो जाएगा, वो कैसे होगा देखते हैं जी। विदाउट डेट योर रिटर्न ऑन इक्विटी 11.38%। यहाँ पर देखें जी, ये सेम वही मैंने अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैलकुलेट किया है, और जो हमारे पास यहाँ पर है कि हमने इक्विटी हमारी 1.5 मिलियन है एंड वी हैव डेट 1.5 मिलियन, और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है दैट विल बी 5%। ओके, ये इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसमें से इंटरेस्ट 5% लेस किया जी, 1.5 मिलियन का 5% लेंगे तो 75,000 लेस किया तो हमारे पास EBT आई, EBT में से टैक्स माइनस किया तो ये हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया, नेट इनकम आ गई। और इस नेट इनकम को अगर आप डिवाइड करते हो इक्विटी से, इक्विटी कितनी है अब 1.5 मिलियन, मतलब 15 लाख से डिवाइड करोगे तो योर आंसर रिटर्न ऑन इक्विटी आंसर विल बी 19.5% मैग्नीफाई। सेम अमाउंट 3 मिलियन, सेम अमाउंट 3 मिलियन, पैसे उतने ही हैं, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ गई है। हमने क्या किया है, हमने जस्ट डेट को इंट्रोड्यूस करवाया है इक्विटी के साथ। सेम सिनेरियो हियर, यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी 16.25% है, यहाँ पर हमारे पास रिटर्न ऑन इक्विटी 29.25% है, बढ़ गई है, मैग्नीफाई हो गया रिजल्ट। डेट क्या कर रहा है, ये डेट हमारी रिटर्न को मैग्नीफाई कर रहा है, बड़ा करके दिखा रहा है। यही लिवरेज का काम है, लिवरेज हमारे रिटर्न को बढ़ा देता है। अब मैं इसकी जो इंटरप्रिटेशन है उस तरफ आऊँगा, इंटरप्रिटेशन की तरफ आप लोगों को आना क्योंकि बहुत ज़रूरी है, और कंसेप्चुअली भी इंटरप्रिटेशन करना ज़रूरी है कि डेट के बगैर और डेट के साथ हमारी प्रॉफिटेबिलिटी यानी रिटर्न ऑन इक्विटी पे क्या इम्पैक्ट आया है डेट का। डेट का इम्पैक्ट है जी आपके रिटर्न ऑन इक्विटी के आंसर को मैग्नीफाई कर रहा है। देखें 11.38 से सेम सिचुएशन 19.5 कर दिया है, और 16.25 को 29.25 कर दिया है, सेम हियर 21 को 39% कर दिया। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये देखें कि हमने लेवरेज का इम्पैक्ट देखा है रिटर्न ऑन इक्विटी पे, जो कि उसको मैग्नीफाई कर रहा है। तो मैं इसके बाद आपको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। ऑलराइट, इसके बाद स्टूडेंट्स देखें ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। दिस इज़ बेसिकली ब्रेक इवन पॉइंट। ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट एंड ब्रेक इवन पॉइंट ओवरऑल। ये फार्मूला CVP एनालिसिस के अंदर स्टूडेंट्स आप लोगों ने पढ़े हुए हैं,
और देखें जी, अगर जस्ट आपको ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है, इसके न्यूमेरिकल्स होपफुली हम ज़रूर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स करेंगे। लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब हुआ कि जो हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसकी बात कर रहे हैं। तो ऑपरेटिंग ब्रेक इवन से यहाँ से वैसे ही पता चल रहा है कि हम ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट की ही बात कर रहे हैं बस। डिवाइड बाय सी एम पर यूनिट, एंड सी एम पर यूनिट तुम लोग जानते हो कि हाउ टू कैलकुलेट सी एम पर यूनिट, सेल्स प्राइस पर यूनिट। इसका फार्मूला आप लोग जानते हैं। अगर हम सेल्स मतलब पर यूनिट में से वेरिएबल प्राइस पर यूनिट लेस कर देते हैं, and we will get CM per unit. We will get CM per unit. Sales price per unit and variable per unit में less कर लो, you will get CM per unit. क्योंकि ये ऑपरेटिंग ब्रेक इवन है तो स्टूडेंट्स हमने सिर्फ ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट को कंसिडर किया। अगर हम ओवरऑल बात करेंगे, ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट जिसमें आप फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट को कंसिडर करें, फिक्स्ड फाइनेंसिंग कॉस्ट को कंसिडर करें, तो देखें यहाँ पर हमने दोनों को ऐड किया हुआ है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स, मतलब फिक्स्ड फाइनेंसिंग कॉस्ट डिवाइड बाय CM पर यूनिट, सेम CM पर यूनिट। तो ये दो डिफरेंट फार्मूलाज हैं, इसके न्यूमेरिकल्स हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में ज़रूर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये सेकंड पार्ट था मेजर्स ऑफ लिवरेज का CFL लेवल 1। अब मैं आपको इसके कंक्लूजन की तरफ लेके जाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ हम न्यूमेरिकल्स करेंगे ताकि इसकी इंटरप्रिटेशन अच्छी तरह से हो जाए, क्योंकि इंटरप्रिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मेजर्स ऑफ लिवरेज पार्ट 3, जिसमें हम कंक्लूजन्स की बात करेंगे, और कंक्लूजन के साथ हमारा जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो कवर होगा, और इंशाल्लाह इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। कंक्लूजन्स एंड इंटरप्रिटेशंस में नंबर 1 पॉइंट लिखा हुआ है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज फॉर कंपनी डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ सेल्स। कह रहा है जो DOL है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, दैट डिपेंड्स ऑन लेवल ऑफ सेल्स, यानी सेल्स के लेवल पे डिपेंड करता है। DOL इज हाईएस्ट एट लो से लेवल्स ऑफ सेल्स। इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स कि हमारे पास DOL हाईएस्ट होगा, यानी रिस्क ज़्यादा होगा। DOL बेसिकली क्या है? रिस्क है। एट लो लेवल्स ऑफ सेल्स, मतलब अगर हमारे पास सेल्स का लेवल लो होगा तो हमारे पास DOL मतलब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का आंसर ज़्यादा होगा। फर्स्ट पॉइंट क्यों होगा ये भी डिस्कस करते हैं। एंड डिक्लाइंस एट हाई लेवल्स ऑफ सेल्स, और अगर हमारे पास सेल्स का लेवल ज़्यादा होगा तो DOL का आंसर डाउन होगा। वाई? तो इसका ये क्वेश्चन है बेसिकली जिसको जनरेट किया गया है, इसको आंसर कर लेते हैं। देखें जी, जब सेल्स कम होगी तो डेफिनेटली हमारा रिस्क बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे पास कम अमाउंट बचेगी फिक्स्ड कॉस्ट को बियर करने के लिए। जब सेल्स कम होगी तो हमारे पास कम अमाउंट होगी टू बियर द फिक्स्ड कॉस्ट, तो डेफिनेटली रिस्क बढ़ेगा। और अगर सेल्स ज़्यादा होगी तो हमारे पास ज़्यादा अमाउंट होगी टू कवर द फिक्स्ड एक्सपेंसेस, तो हमारा रिस्क कम होगा। यहाँ पर इसका मैंने आंसर लिख दिया है स्टूडेंट, सेल्स डिक्रीज एंड DOL रिस्क विल इंक्रीज। मतलब सेल्स अगर डिक्रीज हो रही है तो DOL का मतलब रिस्क है जो कि इंक्रीज होगा। बिकॉज क्यों? नाउ वी विल हैव फ्यू अमाउंट्स टू कवर रिस्क इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, यानी फिक्स्ड कॉस्ट को कवर करने के लिए हमारे पास अमाउंट भी तो कम हो जाएगी। ये इसका कंक्लूजन है कि हमारे पास लो लेवल ऑफ सेल्स पे DOL ज़्यादा होगा, और ज़्यादा सेल्स
लेवल पे हमारे पास DOL कम होगा। क्यों होगा? वी हैव डिस्कस्ड। ओके जी स्टूडेंट्स, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर थोड़ी कैलकुलेशंस भी करेंगे। बोथ लॉस एंड रिटर्न विल बी हाई इन द केस ऑफ लेवरेज बिकॉज इट मैग्नीफाइज को मैंने हाईलाइट किया है जी, बैड एंड गुड सिचुएशंस। वो कह रहा है जी सिचुएशन बैड हो उसको भी मैग्नीफाई करेगा, और अगर सिचुएशन गुड हो उसको भी मैग्नीफाई करता है। क्या? लेवरेज। कैसे करता है जी? ओके जी, हम सपोज करते हैं कि आपके पास यू हैव 40 रुपीज़ टू इन्वेस्ट, और आप जिस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वहाँ पर एक शेयर की कीमत इस वक्त जो है वो तकरीबन 200 है। आपने सोचा मेरे पास तो 40 रुपीज़ हैं, तो मैं 40 रुपीज़ से 200 का शेयर्स नहीं ख़रीद सकता। ओके, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि आपको 160 का लोन मिल गया जी। 160 का आपने क्या किया? यू गेट लोन 160 रुपीज़। 160 का लोन लिया, 40 अमाउंट आपने अपनी वाली कंसिडर की, तो आप इन दोनों को कंबाइन करके आपने क्या किया जनाब? आपने एक शेयर परचेज कर लिया 200 का। आफ्टर 4 डेज ये शेयर चला गया है 220 पे, 220 पे चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि आफ्टर 4 डेज आपने इन दोनों का जो डिफरेंस है कितना गेन किया? 20 का। और आपने कितनी अमाउंट इन्वेस्ट की थी? 40 अमाउंट आपने इन्वेस्ट की थी। ऐसे ही स्टूडेंट्स। ओके, आपको स्टूडेंट्स आपके पास 40 रुपीज़ थे जी, आपने 160 डेट लिया, 200 का शेयर ख़रीदा। आफ्टर सम टाइम वो शेयर आफ्टर 4 to 5 डेज वो शेयर 220 पे चला गया। आपको गेन हुआ 20 का। कितनी अमाउंट पे? आपके कितने पैसे थे? 40। तो इसका मतलब आपको गेन हो गया 50% का। ऐसे ही जी, बिल्कुल 50% आपने अपने पैसों पे 50% जनरेट कर लिए हैं। ओके, अब आप ये देखो, अगर यही 200 जो आपने शेयर ख़रीदा ये चला जाता 180 पे, आपको लॉस कितना होता? अगेन 20 का। तो लॉस भी आपको स्टूडेंट्स 20 का मतलब है 50% ही लॉस होता। ऐसे ही देखें जी, अगर कीमत 20 से कम होती तो लॉस 50% का, अगर कीमत ज़्यादा होती तो प्रॉफिट 50% का। इन केस ऑफ डेट, क्या आपने ये डेट 160 का लिया हुआ है। अब मैं सपोज करता हूँ कि आपके पास ये जो 160 और 40 ये टोटल आपकी अपनी अमाउंट है, 200 आपकी अपनी अमाउंट है, आपने डेट नहीं लिया। 200 पे आपको 20 का फ़ायदा हुआ है। 200 यानी 20 डिवाइडेड बाय 200 जो कि आपके अपने पैसे की इन्वेस्टमेंट है, आपने लोन नहीं लिया, इन 200 करेंगे तो होप सो आप कैलकुलेट करें कितना प्रॉफिट हुआ जी? 10% का प्रॉफिट हुआ आपको। अब आप ये देखो स्टूडेंट्स कि आपके पास अगर अपना पैसा हो तो आपका प्रॉफिट आ रहा है ओनली 10%, लेकिन अगर आपने डेट से काम चलाया है तो आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है? 50%। मैग्नीफाई कर रहे जी, ये जो वर्ड मैंने यहाँ लिखा है कि आपका जो लिवरेज है वो मैग्नीफाई कर देता है। प्रॉफिट हो यानी बैड सिचुएशन हो उसको भी मैग्नीफाई करके बताता है, बड़ा करके बताता है, और अगर आपके पास गुड सिचुएशन हो तो भी, और बैड सिचुएशन हो तो भी। यानी ये देखो, अगर कीमत कम हुई तो लॉस 50% बता रहा है, कीमत ज़्यादा हो गई तो 50% का आपको गेन हो रहा है। लेकिन अगर ये पैसे आपके सारे के सारे अपने होते, मतलब 200 होता, तो फिर जस्ट आपको 10% गेन होती। समझ रहे हो? लेवरेज की वजह से, क्योंकि रिस्क हाई हो गया तो उसका रिटर्न भी हाई हुआ।
अगर आप मैनेज करते हैं तो अच्छी तरह से रिस्क को, ये भी आपने याद रखना है, क्योंकि नुकसान भी बहुत ख़तरनाक होता है। अगर आपको नुकसान लॉस होता है तो वो भी आप बैंकरप्सी तक चले जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, होपफुली यू गॉट माई पॉइंट कि लिवरेज क्या करती है, लिवरेज का क्या रोल है, कि अगर आपके सारे के सारे अपने पैसे हैं तो 10% प्रॉफिट है। अगर आपके पास 160 भी हो सकता है, 5% इंटरेस्ट भी दे दें, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी ये प्रॉफिट अच्छा खासा अमाउंट है। तो लिवरेज ने मैग्नीफाई कर दिया आपकी गेन को, और लिवरेज ने मैग्नीफाई कर दिया आपके लॉस को। यानी लॉस हो तो भी मैग्नीफाई करके बताता है, अगर गेन हो तो भी मैग्नीफाई करके बता रहा है। और अगर यही पैसा आपका अपना है तो फिर आपको ओनली 10% का गेन है। गॉट माई पॉइंट? थैंक यू। ओके, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है स्टूडेंट्स, वाई रिटर्न ऑन इक्विटी मैग्नीफाई। जैसे हमने बात की थी कि लेवरेज की वजह से रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ जाती है, तो क्यों बढ़ जाती है? आपको याद होगा कि रिटर्न ऑन इक्विटी का फार्मूला क्या है। रिटर्न ऑन इक्विटी का फार्मूला है नेट इनकम डिवाइडेड बाय इक्विटी। तो हमारे पास होता क्या है, लिवरेज की वजह से हमारी इक्विटी की अमाउंट, डिनोमिनेटर जिससे आपने डिवाइड करना होता है, वो कम हो जाती है। यानी नेट प्रॉफिट को इक्विटी से डिवाइड करना है, तो जब इक्विटी ही कम होगी जिससे आप डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली आंसर तो ज़्यादा ही आएगा ना। ओके, इसको समझ भी लेते हैं। द इंक्लूजन ऑफ डेट इन कैपिटल स्ट्रक्चर रिड्यूस द परसेंटेज ऑफ इक्विटी इन टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर। टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर इक्विटी की अमाउंट कम पड़ जाएगी। ओके, एंड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी वी डिवाइड नेट इनकम विद स्मॉल डिनोमिनेटर, यानी इक्विटी की अमाउंट कम हो जाती है, सो दैट्स वाई रिटर्न ऑन इक्विटी मैग्नीफाई इन केस ऑफ लिवरेज, यानी बढ़ जाती है इन केस ऑफ लिवरेज। तो आप इसको पॉइंट को समझने के लिए यहाँ पर आ जाए। ये देखें हमारे पास यहाँ पर ये देखो विदाउट डेट है और ये विद डेट है। जब हमने डेट लिया तो हमारे पास उतनी ही प्रॉफिट पे ये देखो सिमिलर प्रॉफिट है। हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी 19.5% है और विदाउट डेट 11.38% है, क्योंकि जिससे हमने डिवाइड करना होता है, यहाँ पर इक्विटी 3 मिलियन से डिवाइड किया गया था, यहाँ इक्विटी कम हो गई है, 1.5 मिलियन है इक्विटी, तो 1.5 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिटर्न ऑन इक्विटी डेफिनेटली इंक्रीज ही करेगा। ओके, एंड द नेक्स्ट पॉइंट, greater leverage leads to greater variability ups and downs of the firm's net income। मैंने आपको बता दिया है जितना ज़्यादा लेवरेज होगा उतनी ज़्यादा वेरिएशन आएगी, वोलेटिलिटी आएगी फर्म्स की नेट इनकम में। इसके लिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्जांपल भी दी है कि अगर आपके अपने पैसे हैं तो 10%, अगर लेवरेज है तो 50% का गेन आपने कर लिया, और उसका अगर प्राइस अगर डाउन हुई तो वोलेटिलिटी अप्स एंड डाउन दोनों हुई, लेवरेज जो है वो मैग्नीफाई कर देता है। ओके, नेक्स्ट वन, अ गिवन change in sale will lead to a greater change in operating earnings when the firm has operating leverage। देखिए जी, जब operating leverage है यानी फिक्स्ड operating cost ज़्यादा है, तो वो कह रहा है कि जो हमारी सेल्स की परसेंटेज है वो अगर चेंज होती है, चेंज इन सेल्स, पॉइंट ध्यान से समझ लें, सेल्स में 5% का चेंज वो कह रहा है विल लीड टू ग्रेटर चेंज इन ऑपरेटिंग अर्निंग्स, यानी ऑपरेटिंग अर्निंग में ज़्यादा चेंज आएगा। अगर सेल्स में 5% है तो ऑपरेटिंग अर्निंग में 5% से ज़्यादा आएगा। कैसे स्टूडेंट्स, ये पॉइंट मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था। यहाँ पर ये फार्मूला है DOL का। ओके जी, DOL का आंसर फ़र्ज़ कर लें, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था जी, 6 DOL का आंसर है, और मैं कह रहा हूँ आपको कि हमारे पास सेल्स को हम 10% से इंक्रीज करने जा रहे हैं, तो EBIT कितने परसेंट चेंज होगी स्टूडेंट्स, कैलकुलेट करके बताएं। EBIT कितने परसेंट चेंज होगी? डेफिनेटली 10 × 6 60% EBIT चेंज होगी। होपफुली आपको पॉइंट समझ आ गया होगा कि जो सेल्स की परसेंटेज चेंज है वो कम होगी और जो EBIT की परसेंटेज चेंज है वो
ग्रेटर होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि हमारे पास डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज अगर जब तक 1 ना आ जाए, जो कि लिवरेज जब भी होगा तो 1 नहीं आएगा, 1 से ज़्यादा ही आएगा। दैट्स वाई ये पॉइंट मैंने बड़ा टेक्निकल बोला है कि 1 डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज नहीं आएगा, और अगर 1 आएगा तो फिर इक्वल होगा। अगर फर्ज कर लें यहाँ 1 आता है तो 10% ही, यानी उसके बराबर या उससे ज़्यादा, लेकिन 1 DOL का आंसर नहीं आएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम 1 से ज़्यादा ही आएगा। जब ज़्यादा आएगा तो आपके पास EBIT की परसेंटेज भी ज़्यादा ही होगी। और सेम ये भी इसी तरह से ही है स्टूडेंट्स, ये भी इसी तरह से ही है। जैसे डी हमारे पास यहाँ बेसिकली आपको लिखना है, ये चेंज कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ कि हमारे पास ये DFL है और यहाँ पर DFL है। ओके, सेम फार्मूला यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं कि हमारे पास DFL का आंसर सपोज 2 है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट कि हम अपने पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को 5% हमारे पास चेंज आ रहा है। तो अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स में कितना चेंज आएगा? तो डेफिनेटली ज़्यादा ही आएगा, 5 इंटू 2। यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा? 10%। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 2 पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपको समझा दिए हैं फार्मूलाज की मदद से। ये देखें जी, ये उसने बता दिया था फाइनेंशियल लिवरेज के बारे में। अ गिवन चेंज इन ऑपरेटिंग अर्निंग्स विल लीड टू ग्रेटर चेंज इन नेट इनकम। गॉट माय पॉइंट? यानी उसमें ज़्यादा चेंज आएगा। हाई फाइनेंशियल लिवरेज लीड्स टू हायर रिटर्न ऑन इक्विटी, वोलेटिलिटी एंड पोटेंशियली हायर ROE। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हाई फाइनेंशियल लिवरेज अगर होगा तो वो लीड करेगा ROE के अंदर वोलेटिलिटी और पोटेंशियली ROE का लेवल हाई होगा विद द हाई लेवल ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। तो ये कुछ पॉइंट्स थे स्टूडेंट्स जो इसकी इंटरप्रिटेशन बनती है, और होपफुली आपने इसको एंजॉय किया होगा। और मैं इसके बाद कुछ 3-4 मिनट्स आपके ले लेता हूँ। लास्टली, इफ़ द कंपनी couldn't bear the burden of leverage, then it has to go towards bankruptcy, definitely। और हमारे पास 2 कैटेगरीज हैं बैंक्रप्सी की। अगर कंपनी इस लेवरेज का बर्डन बियर ना कर सके तो क्या करना पड़ेगा? प्रॉब्लम क्या है? बैंक्रप्ट होना पड़ेगा। और बैंक्रप्सी की 2 कैटेगरीज हैं, एक रीऑर्गेनाइजेशन है और एक लिक्विडेशन है। ये रीऑर्गेनाइजेशन क्या है और लिक्विडेशन क्या है, इसको पढ़ लेते हैं। इट प्रोवाइड्स टेम्पररी प्रोटेक्शन फ्रॉम क्रेडिटर्स सो दैट अ वायबल बिजनेस में रीऑर्गेनाइज। ये जो बैंक्रप्सी है, ये USA बैंक्रप्सी कोड सेट करता है कि अगर कंपनी दोबारा से रीऑर्गेनाइज करके वायबल है, चल सकती है, दोबारा से स्टार्ट हो सकती है, दोबारा से बिजनेस अच्छी तरह रन कर सकती है, तो उसको रीऑर्गेनाइज करके क्रेडिटर्स से थोड़ी देर के लिए टेम्पररी प्रोटेक्शन लेके उसको एक मौका और देना चाहिए। हो सकता है कि वो कैरी ऑन कर जाए। ये देखें जी, in the United States, the US bankruptcy code sets the terms for the form of negotiated reorganization of a company's capital structure that allows it to remain a going concern। मतलब reorganize करके उसको एक और चांस मिल जाता है। But in the case of liquidation, for businesses that are not viable, the second form of bankruptcy, ये basically second form है, first form reorganization है। Process allows for the orderly satisfaction of the creditors claim। मतलब इसमें ऑर्डर किया जाता है कि आप क्रेडिटर्स के क्लेम को सेटिस्फाई करें, वाइंड अप करें, लिक्विडेट करें। इन द यूनाइटेड स्टेट दिस फॉर्म ऑफ बैंक्रप्सी इज रेफर्ड टू एज लिक्विडेशन। मतलब यहाँ पर क्रेडिटर से टेम्पररी प्रोटेक्शन मिल रही है जी, और यहाँ पर ऑर्डर किया जा रहा है कि आप अपने
क्रेडिटर्स को सेटिस्फाई करें, ऑर्डरली सेटिस्फेक्शन ऑफ द क्रेडिटर्स क्लेम। दोनों में फ़र्क आ गया। यहाँ पर थोड़ा टाइम दिया जा रहा है कंपनी को रीऑर्गेनाइज करके। जिस तरह से ऑपरेटिंग लिवरेज है और फाइनेंशियल लिवरेज है, यहाँ ये दोनों बेसिकली लिंक करती हैं। जो आपकी ऑपरेटिंग लिवरेज है वो लिंक करती है लिक्विडेशन के साथ, और जो आपकी फाइनेंशियल लिवरेज है वो लिंक करती है रीऑर्गेनाइजेशन के साथ। वो क्यों, वो कैसे, देखिएगा। कंपनीज विद हाई ऑपरेटिंग लिवरेज हैव लेस फ्लेक्सिबिलिटी इन मेकिंग चेंजेस, क्योंकि जिन कंपनीज की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है बहुत ज़्यादा होती है, तो उनके पास आपके पास रेंट की बिल्डिंग है, आपने एम्प्लॉयज़ की सैलरीज फिक्स देनी है, तो उसको कम करना थोड़ा मुश्किल है। एक आईटी की कंपनी है और उसने जितने भी हुए हैं उनको जब तक वो सैलरीज नहीं पे करेंगे, उसको कॉस्ट को कम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। दैट्स वाई अगर तो आपके पास ऑपरेटिंग लिवरेज ज़्यादा है, उसका रिस्क ज़्यादा है, तो आप लिक्विडेशन की तरफ मूव करते हैं। वेयर एज कंपनीज विद हाई फाइनेंशियल लिवरेज use bankruptcy laws and protection to change their capital structure, and once the restructuring is complete can emerge as ongoing concern। यानी जो हमारे पास फाइनेंशियल लिवरेज है उसमें जो बैंकिंग लॉज है, हमारे जो बैंकिंग कोड है, उससे हमें थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन मिल जाता है और उसमें रीऑर्गेनाइजेशन का मौका मिल जाता है, ताकि हम दोबारा से अपने बिजनेस को गोइंग कंसर्न बना लें और उसको चला सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये थ्योरेटिकली मैंने आपको लिवरेज बता दिया। अगर लिवरेज का बर्डन बियर ना हुआ तो बैंकरप्सी की तरफ जाना पड़ता है कंपनीज़ को। मैंने इसका कंक्लूजन आपको अच्छी तरह से बता दिया। और इवन दो आई एम अवेलेबल फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा कि ये जो वीडियोज़ यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं, अगर आपको पसंद आई हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।